योशिदा अपने सपनों की लड़की के साथ डिनर करता है। वह एक प्लॉट स्टारिंग कॉन्टेस्ट में शामिल है और आयरी उसे बाहर ले जाने के लिए धन्यवाद देती है। वह हिम्मत जुटाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेंगी। वह उससे माफी मांगती है। ये बताती है कि वह किसी और को देख रही है। योशिदा अपने दोस्त के साथ बाहर जाता है। ये जानकर गुस्सा हो जाता है कि उसे मना कर दिया गया है और चाहता है कि उसने बस कहा होता कि वह किसी को डेट कर रही है। वह रोने के लिए तैयार है, सोचते हुए कि उसने उसका दिल चुराया, जबकि वह पिछले 5 साल से किसी और को डेट कर रही थी। उसका दोस्त उसे बताता है कि वह घर जाएगा क्योंकि देर हो रही है और योशिदा अकेले इरी पर गुस्सा होते हुए घर की ओर चलता है। चलते हुए वह एक लड़की को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हुए देखता है और सोचता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। वह उसे पुकारता है, उससे पूछता है कि वह इस समय वहाँ क्या कर रही है और उसे घर जाने के लिए कहता है। वह बताती है कि ट्रेनों का समय खत्म हो गया है और वह उससे पूछता है क्या वह सारी रात यहाँ बैठी रहेगी। वह मुस्कुराकर उसे उसके घर पर रुकने को कहती है और उसे मिस्टर कहकर बुलाती है। वह उससे पूछता है कि कैसी लड़की ऐसे आदमी के घर रुकेगी जिससे वह कभी नहीं मिली है। वह उसे बताती है कि उसके पास आज रात जाने के लिए और कोई जगह नहीं है और उसके पास कहीं रुकने के लिए पैसे नहीं है। वह पूछता है कि क्या उसे मुफ्त में रुकने देना चाहिए, लेकिन वह कहती है कि अगर वह उसे रुकने दे तो वह उसे प्लॉट विकसित करने देगी। वह सोचता है कि अब सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वह एक अजीब लड़की से मिला है और कहता है कि ऐसा मजाक में भी मत कहो। फिर वह कहती है कि उसे मुफ्त में ही रुकने देना चाहिए। वह उसके अपार्टमेंट में जाती है और महसूस करती है कि यह बहुत गंदा है। वो सोचता है कि उसे उसके मामले में नहीं पड़ना चाहिए या उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उसकी समस्या नहीं है। वह सुबह उसे निकाल देगा। वह सोने के लिए तैयार होकर बिस्तर पर जाता है और उससे कहता है कि वह जो चाहती है कर सकती है। वह प्लॉट आर्मर हटाना शुरू करती है और उससे पूछती है कि क्या वह सच में कुछ नहीं करना चाहता। वह उससे कहता है कि वह अपनी बात दोहराएगा नहीं और उसे बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद हैं। वह पूछती है कि क्या वह उसके लिए कुछ कर सकती है और वह उससे कहता है कि वह चाहता है कि एक महिला द्वारा बनाया गया मिसो सूप मिले। वह सो जाता है और वह अकेले बैठकर सोचती है कि अभी क्या हुआ। सुबह योशिदा उठता है और उसे समझ आता है कि वह काम के लिए लेट हो गया है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यह बस रविवार है। वह कुछ सूंघता है और लड़की को उसे शुभ प्रभात कहते हुए सुनता है। वह उससे पूछता है कि एक स्कूल की लड़की उसके घर में क्या कर रही है और वह बताती है कि उसने उसे रुकने के लिए कहा और उसने इजाजत दी। वह इस विचार को खारिज करता है, लेकिन वह बताती है कि उसने निश्चित रूप से ऐसा किया। वह पूछता है कि क्या उसने उसके साथ कुछ किया, चिंतित कि उसने कल रात कुछ किया हो सकता है। वह उसकी तरफ देखती है, उसे डराती है, लेकिन फिर कहती है कि वह तो बस मजाक कर रही है। पकड़ लिया। वह उसे बताती है कि उसने कहानी के विकास को लगातार मना किया और वह खुश है कि वह मजबूत रह सका। वह उसके लिए मिसो सूप बनाती है और वह उससे कहता है कि किसी अजनबी के घर में मिसो सूप न बनाए। वह उसे बताती है कि वही है जिसने इसे मांगा था और उसे मिस्टर कहकर बुलाती है। वह उसे मिस्टर कहना बंद करने और बस वहाँ से जाने के लिए कहता है। वह उससे पूछती है कि क्या वह सच में कल रात की कोई बात याद नहीं है और वह सोचता है कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसकी स्मृति वापस आने लगती है और उसे याद आता है कि वह काली कथानक सुरक्षात्मक जैकेट पहने हुए थी। वह फिर से उसे मिस्टर कहती है और उससे उसका नाम पूछती है। वह उसे बताता है कि उसका नाम योशिदा है और वह कहती है कि वह योशिदा जैसा दिखता है। वहाँ एक उल्लंघन था। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे स्वीकार नहीं करता। फिर वह उसे खाना खाने के लिए कहती है और वह कहता है कि उसे न बताए कि क्या करना है। वह उससे कहती है कि इसे ठंडा होने से पहले खा लो और वह इसे चखता है, महसूस करता है कि कैसे। वह उससे पूछती है कि क्या उसने पसंद किया होता कि इरी इसे तैयार करे और वह सोचता है कि उसे कैसे पता चला। वह उसे बताती है कि उसने कल रात अपने सोने के दौरान उसका नाम बार बार लिया। वह उसके बगल में बैठ जाती है, पूछती है कि क्या वह उसे अच्छा महसूस करा सकती है। वह उसे बताता है कि उसे रुकना चाहिए और उसे उसकी जरूरत नहीं है कि वह उसे अच्छा महसूस कराए। वह प्लॉट विकसित करना शुरू करती है, कहती है कि उसके पास बड़े प्लॉट हैं। वह हक्का बक्का है, लेकिन सोचता है कि इरी के बड़े हैं। वह उससे पूछती है कि इरी का कप साइज क्या है और वह उसे बताता है कि वे एफ कप हैं। वह उसे बताती है कि वह भी एफ कप है और वह सोचता है कि वह इतनी बड़ी कैसे है और वह उसे बताती है कि इरी शायद जी या एच कप हो सकते हैं। वह सोचता है कि काश उसने एच कप वाले प्लॉट्स को सिर्फ एक बार महसूस किया होता। तुम क्या मतलब रखते हो? वह उससे पूछती है कि क्या वह उसकी योजना को महसूस करना चाहता है और वह उससे पूछता है कि वह उसे क्यों बहकाने की कोशिश कर रही है और उससे उसकी समस्या क्या है। वह उसे बताती है कि वह उससे कुछ पूछना चाहती है और वह उसे गले लगाती है, उससे पूछते हुए कि वह सामने एक लड़की के उसे चाहने पर मना क्यों कर रहा है। वह उसे बताती है कि वही सामान्य नहीं है क्योंकि उसने कभी ऐसा आदमी नहीं मिला जो उसे ठुकरा सके। वह उसे पकड़ लेता है, उसे बेवकूफ कहते हुए उसका नाम पूछता है। वह उसे बताती है कि उसका नाम सायु है और उसे एहसास होता है कि उसने अपना असली नाम बता दिया। वह उसका छात्र पहचान पत्र देखने के लिए कहता है और देखता है कि वह एक अत्यंत दूर की जगह से है। वह उससे पूछता है कि उसने अपना घर कब छोड़ा और वह बताती है कि 6 महीने पहले। वह कहती है कि उसे यकीन है कि उसका परिवार उसके बिना खुश है। वह उससे पूछता है कि अगर वह घर नहीं जा रही है तो वह कैसे जीवित रहेगी और वह उसे बताती है कि वह किसी के घर पर रहने का तरीका ढूंढ लेगी। वह उससे कहती है कि वह कोई और जगह ढूंढ लेगी और वह पूछता है कैसे। वह परेशान होकर कहता है कि उसे काम करना चाहिए। वह उससे कहती है कि वह पार्ट टाइम नौकरी से किराया नहीं दे सकती, तो वह उससे कहता है कि उसके साथ रहे।
वह उठता है और उसे बताता है कि वह उसकी मूर्खता ठीक कर देगा और उसे एक मूर्ख बच्ची कहता है जो नहीं जानती कि चीजों की कीमत क्या है। वह रोती है और वह सोचता है क्यों वह हर अन्य किशोर की तरह सामान्य जीवन और सामान्य प्यार नहीं पा सकी। वह उससे कहता है कि उसकी पहली नौकरी यही काम करना होगी। वह उससे कहती है कि ऐसा लगता है जैसे वह यहाँ हमेशा के लिए रह सकती है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह यहाँ तभी तक रह सकती है जब तक वह एक चूहा बनी रहती है। वह सोचता है कि यह बेहतर होगा बजाय इसके कि वह बाहर जाकर दूसरे मर्दों द्वारा बहकाई जाए, लेकिन उसे अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा ताकि वह आराम महसूस न करे। वह उसे बताता है कि वह तब तक यहाँ रह सकती है जब तक वह बिगड़ी हुई रहती है और अगली बार जब वह उसे लुभाने की कोशिश करेगी तो वह उसे बाहर निकाल देगा। वह सहमत होती है कि वह ऐसा करना बंद कर देगी और इस तरह उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। काम पर वह अपने दोस्त को बताता है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है, उसे बताता है कि यह जोखिम भरा है और योशिदा जानता है कि यह खतरनाक है। वह घर जाते समय सोचता है कि उसने कुछ खाया या नहीं और उसे अपने दोस्त के शब्द याद आते हैं कि उसे उसके प्रति बहुत लगाव नहीं रखना चाहिए। घर पर वह खाना बना रही है और योशिदा अंदर आता है। वह कहती है, वेलकम होम डैडी। नहीं नहीं नहीं, और वह उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि यह गंदा है। वह उसे बताता है कि वह उसके लिए बेंटो लाया है और वह कपड़े उतारना शुरू करता है। वह देखता है कि उसने उसके सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं और सोचता है कि वह घर के काम अच्छे से करती है। वह उससे पूछता है कि एस्ट्रे कहाँ है और वह उसे धोकर देती है। वह बाहर धूम्रपान करने के लिए उठता है और वह पूछती है कि वह यही धूम्रपान क्यों नहीं करता। वह कहता है कि क्योंकि वह यहाँ है और वह उसे अच्छा कहती है। वह उसे बताती है कि जब कोई अन्य लड़का धूम्रपान करता था तो उसकी परवाह नहीं करता था और वह गुस्सा हो जाता है, ये सोचते हुए कि वह अपना सारा मूल्य उन लोगों से क्यों ले रही है। वह उससे कहता है कि वह अच्छा नहीं है लेकिन बाकी सब लोग बेकार थे। वह उससे कहता है कि उसे अपने लिए मानदंड रखने चाहिए और वह कहती है कि वह समझती है। वह सोचता है कि वही क्यों उसकी देखभाल कर रहा है जैसे वह उसका अभिभावक हो। वह सोचता है कि पूरी दुनिया खराब लोगों से भरी है और उसमें वह भी शामिल है क्योंकि वह उसे जगह दे रहा है रहने के लिए और उसे भागते रहने दे रहा है। वह सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन सुबह वह जागती है और चल देती है और योशिदा सुनता है कि उसे दर्द हो रहा है। वह उसके पास चलती है और उसे एहसास होता है कि वह हर दिन एक ही कपड़े पहन रही है। वह उसे बताती है कि उसके पास यही एक चीज है, इसलिए वह उसे मॉल ले जाने का फैसला करता है। वह उसे बताती है कि सब ठीक है और उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह कहता है कि वे उसके लिए कपड़े और नया गद्दा खरीदने जा रहे हैं क्योंकि वह हर सुबह दर्द में उठती है। वह उससे कहती है कि अगर वह उसके लिए यह सब करता है तो वह नहीं जानती कि उसे कैसे चुकाएगी। उसे एहसास होता है कि वह विनम्र नहीं बनने की कोशिश कर रही है बल्कि इसलिए मना कर रही है क्योंकि वह उसे चुका नहीं सकती। वह सोचता है कि एक बच्चा ऐसा क्यों सोचेगा और वह उससे कहता है कि वह व्यस्त है, इसलिए उसके लिए काम करना उसकी चुकाने की विधि होगी। वह सोचता है कि यह एक पर्याप्त कारण होना चाहिए और वह उससे कहती है कि अगर वह ठीक है तो वह भी ठीक है। वह घर जाती है और सोचती है कि उसका नया गद्दा आरामदायक है और कि आज रात वह अच्छी नींद लेगी। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ सोना चाहेगा और उसे एक मुस्कान देती है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसने कुछ अजीब नहीं कहा और कि वही गंदा है जो अजीब लोगों के बारे में सोच रहा है। वह हंसती है और वह सोचता है कि जब वह इस तरह हंसती है तो वह ज्यादा प्यारी लगती है। वह उसका धन्यवाद करती है और अगले सुबह उसका दोस्त उसे बताता है कि एक अफवाह है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड है। वह कहता है कि वह साफ सुथरा है और उसके सभी कपड़े इस्त्री किए हुए हैं। वह बेहतर दिख रहा है और जल्दी घर जा रहा है, इसलिए सभी लड़कियों को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। घर पर वह सोचता है कि सायु उसकी पसंद की नहीं है, लेकिन वह प्यारी और जिम्मेदार है, इसलिए वह सोचता है कि वह अपने घर से टोक्यो तक क्यों भागी होगी। अगले दिन वह उससे पूछती है कि वह अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बनाता। वह उसे बताता है कि वह आलसी है और वह सोचती है कि वह कभी कभी ही इसे क्यों बनाता है। वह उसे बताता है कि जब यह लंबी हो जाती है तभी बनाता है क्योंकि इससे उसे महसूस होता है कि वह उसे बताता है कि उसे लगता है कि दाढ़ी बनाने में आलसी होना तब होता है जब आप बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वह उससे कहती है कि उसकी दाढ़ी उस पर अच्छी नहीं लगती। तुम एक पीड़ित हो। वह आईने में देखता है, तय करता है कि वह अपने बालों को शेव करेगा। मॉल में वह उसके लिए और चीजें खरीदता है जो उसे चाहिए और उससे पूछता है कि क्या उसके पास फोन है। वह बताती है कि उसके पास नहीं है और वह बताती है कि उसने वास्तव में इसे समुद्र में फेंक दिया। वह उससे कहता है कि वह बेवकूफ है और वह चाहता है कि वह एक फोन ले ले क्योंकि वह उससे संपर्क करना चाहता है। वह उससे कहती है कि उसे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसे मॉइस्चराइजर दिला दिया है और मुस्कुरा कर देखती है। वह उसकी मुस्कान देखकर सोचता है कि वह जबरदस्ती की है और सोचता है कि क्या यह वास्तव में उसके दिल से है। वे घर की ओर बढ़ते हैं और वह उससे पूछती है कि क्या वह उन सारी किताबों को पढ़ पाएगा जो उसने वह उसे बताता है कि वह सप्ताहांत में ऐसा करेगा, लेकिन वह भी उन्हें पढ़ सकती है यदि वह चाहे बिना उनके लिए इसे खराब किए। फिर उसे एहसास होता है कि वह उदास बैठी है और वह उससे यह पूछने वाली है कि वह ऐसा क्यों है, लेकिन खुद को रोक लेती है और कहती है कि यह कुछ भी नहीं है। वह उससे कहता है कि उसे बता दे क्योंकि वह जिज्ञासु है, लेकिन वह उससे कहती है कि बस भूल जाओ और नकली हंसने लगती है। वह सोचता है कि वह फिर से नकली मुस्कान कर रही है और वह उसे कहता है कि खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करना बंद करे। वह उसे बताता है कि यह हो सकता है उसका घर न हो, लेकिन उसे यहाँ रहने की इजाजत है, इसलिए उसे अजीब व्यवहार करने और अपनी मुस्कान से उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वह आकर उसे बताती है कि वह ये पूछने वाली थी कि वह इतना अच्छा क्यों है और वह अब तक मिले किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अच्छा है, इसलिए अगर वह चाहता है कि वह अजीब व्यवहार करना बंद कर दे फिर वह करेगी। वह उससे बताती है कि उसकी नकली मुस्कानें अब उसकी आदत बन गई हैं और इसमें समय लगेगा, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगी कि यह बंद हो जाए।
वह उसे समय लेने के लिए कहता है और वह सोचती है कि वह वास्तव में अच्छा है। वह उससे कहती है कि किसी ने उसे पहले कभी इतनी आजादी या विकल्प नहीं दिए हैं और वह कोशिश करेगी कि जिससे उसे लगे कि उसे उसकी जिंदगी में आने से खुशी हुई। वह हंसने लगता है और कहता है कि वह भी काफी दयालु है और उसे उसके कड़ी मेहनत करने और अच्छे खाने की उम्मीद है। वह उसे बताती है कि वह उसे निराश नहीं करेगी। काम पर वह मिश्मा को बुलाता है और कहता है कि उसका कोड खराब है और वे प्रोजेक्ट नहीं बेच सकते। वह उसे बताता है कि उन्हें कुछ समय के लिए टोक्यो में रहना होगा, आज उनका काम ठीक करने के लिए एक साथ कोशिश करना। एरिया उनके इंटरेक्शन को नोटिस करती है। वे सुनिश्चित करने के लिए सारी रात एक साथ काम करते हैं कि यह काम करे और योशिदा उसे खाना लाता है। वह अपनी स्टिक्स को अलग करती है और उसका मांस अपने मुंह में डालती है। वह उसे बताती है कि वह उससे कुछ पूछना चाहती है और बताती है कि वह हर रोज अपनी दाढ़ी शेव कर रहा है। वह उससे पूछता है क्यों और वह बताती है कि उसने सुना है कि हाल ही में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वह उसे बताता है कि ये सब अफवाहें हैं और हाल ही में उसे ठुकरा दिया गया है। वह उससे पूछती है किसने और वह बताता है आयरे ने। वह उसे मजबूत रहने के लिए कहती है। वह बताता है उसे दया की जरूरत नहीं है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह उसे दया नहीं दे रही है, बल्कि वास्तव में उसे सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है और वे जल्द ही पेय लेने चाहिए। घर पर साई उसके देर से आने पर उससे नाराज है और बताती है कि उसने उसके लिए खाना भी बनाया था। वह माफी मांगता है और वह उस पर हंसने लगती है, ये कहते हुए कि वह तो मजाक कर रही थी। वह उसे कहता है कि उसे चिढ़ाए नहीं, पर उसे लगता है कि उसने बहुत शिष्टता से माफी मांगी, ये मजेदार था और कि उसे वह खाना कल ही खा लेना चाहिए। और वह सोचता है कि उसे सच में एक तरीका ढूंढना होगा जिससे वह उससे संपर्क कर सके अगर वह लेट हो जाता है। फोन की दुकान पर उसका दोस्त उससे कहता है कि उसे पूछ लेना चाहिए था कि वह कौन सा रंग चाहती थी। वह उसे बताता है कि उसने निश्चित रूप से मना कर दिया होता अगर उसने पूछा होता, इसलिए उसे बिना पूछे खरीदना पड़ा। उसका दोस्त सोचता है कि उसे वास्तव में उससे प्यार है क्योंकि वह डिजाइन की इतनी परवाह नहीं करता। योशिदा उसे बताता है कि वह एक लड़की है, इसलिए वह डिजाइन की बहुत परवाह करेगी। उसका दोस्त उसे बताता है कि इसका मतलब है कि उसे यह परवाह है कि वह खुश है या नहीं, और अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन उसे उससे निपटने में आगे बहुत सावधान रहना चाहिए। वह उससे कहता है कि उसे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वह उसके साथ बस जाएगी या उससे प्यार कर बैठेगी, या इससे भी बदतर वह खुद उससे प्यार कर लेगा। योशिदा कहता है कि यह असंभव है क्योंकि उसे केवल बड़ी भूमिकाओं वाली बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद आएंगी। उसका दोस्त हंसता है और कहता है कि सुरक्षित विकल्प काला या सफेद होगा। काम पर योशिदा बार बार समय देखते हैं और बेचैन होते हैं, लेकिन उनका दोस्त उन्हें बताता है कि उन्हें शांत रहना चाहिए, नहीं तो वो देर तक रुक जाएंगे। आयरी उनके पास आती है और पूछती है कि क्या वे बाद में बात कर सकते हैं। उनका दोस्त कहता है कि उसने अंदाजा लगाया कि वे बाहर मिलेंगे और जब वह उसे अस्वीकार कर देगी तभी वास्तव में रिश्ता शुरू होगा। वह आयरी के साथ अपने डिनर का आनंद लेते हैं और एक बार फिर उसके बड़े भूखंड को देखते हैं। वह साहस जुटाता है उसे अपनी जीभ से मांस चबाते हुए देखकर। वह उससे पूछती है कि क्या वह नर्वस है, और हमारा आदमी घबरा जाता है क्योंकि वह थोड़ा चालबाज है। वह उसे बताता है कि वे एक दूसरे से सवाल पूछकर आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के सवालों का जवाब देना होगा। वह उससे एक सवाल पूछता है और पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। वह पूछती है कि क्या वह किसी को डेट कर रहा है, और वह उसे बताता है कि वह नहीं है। वह उसे झूठा कहती है और कहती है कि यह स्पष्ट है। पिछले 5 सालों में जब से वह उसे जानती है, वह कभी जल्दी घर नहीं गया और हमेशा थका हुआ दिखता है। तुम एक पीड़ित हो मम हम, लेकिन वह हाल ही में जल्दी घर जा रहा है और अपने कपड़े इस्त्री कर रहा है और अपनी चेहरे की दाढ़ी साफ कर रहा है। वह उससे पूछती है कि क्या वह मिस हिमा के करीब रहा है। वह भ्रम को दूर करने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि उसने 5 साल तक काम किया है, लेकिन उसने केवल उससे प्यार किया है और वह अब भी इसी तरह महसूस करता है क्योंकि वह उसके लिए खास है। वह उससे पूछता है कि उसे परवाह क्यों है, क्योंकि उसने पहले ही वह उसे बताता है कि अगर उसे पसंद नहीं है तो उसे परवाह नहीं करनी चाहिए, और वह एक कारण खोजने की कोशिश करती है। वह उसके बहाने को नहीं मानता और उससे कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वह उससे पूछती है कि क्या बस इतना ही है, और वह उससे पूछता है कि क्या उसे डिनर पर बुलाने का यही अकेला कारण था। वह उसे बताता है कि उसने सोचा था कि यह कुछ अधिक महत्वपूर्ण होगा, और वह उसे बताती है कि यह महत्वपूर्ण है। वह उसे मांस खाते हुए देखता है और वह उसे बताती है कि वह उसे एक और प्रश्न पूछने देगी। हमारा आदमी मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटाता है और उससे पूछता है कि उसका साइज क्या है। वह झुककर बताती है कि वह आई कप है। वह घर की ओर जाता है, सोचते हुए कि ईरी निश्चित रूप से उसमें दिलचस्पी नहीं रखती। वह घर में प्रवेश करता है और सायू उससे कहती है कि वह फिर से देर से आया है और पूछती है कि उसके चेहरे पर उदासियां क्यों हैं। वह उससे कहता है कि कुछ नहीं, पर वह मानती नहीं। वह उसे बताता है कि वह ईरी के साथ डिनर पर गया था। वह पूछती है कि क्या मजा आया, और वह उसे बताता है कि यह मजेदार था, लेकिन वह कहती है कि अगर यह मजेदार होता तो वह उदास नहीं होता। वह उससे पूछती है कि क्या वह एक गले लगाना चाहेगा, और दौड़कर उसे गले लगाती है। वह उससे पूछती है कि क्या गले लगाने से वह बेहतर महसूस कर रहा है, और वह बताता है कि हाँ। वह उसे बताती है कि उसकी बदबू बुरी है और उसे जाकर नहा लेना चाहिए और सारी बुरी बातें भूल जानी चाहिए। वह सोचता है कि वह दयनीय है क्योंकि उसे सयू द्वारा खुश किया जा रहा है। वह अपना मिसो सूप पीता है और अपना बैग खोलता है। वह इसे निकालते हुए देखती है कि उसने उसके लिए एक फोन खरीदा है। वह उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वह उसे बताता है कि वह उससे संपर्क करना चाहता था। वह पूछती है कि क्या वह इसे सच में रख सकती है, और उसके लिए इसे लाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। वह देखती है कि उसने उसके लिए सफेद केस लिया है, और वह उसे बताती है कि उसे सफेद रंग पसंद है। वह कहता है कि उसे खुशी है, और वह कहती है कि उन्हें एक दूसरे को जोड़ लेना चाहिए। उसे अपने दोस्त के शब्द याद आते हैं जो उसे बताते हैं कि उससे प्यार हो सकता है, लेकिन वह सोचता है कि यह असंभव है।
क्योंकि वह उसे एक छोटे बच्चे की तरह मानता है जिसकी देखभाल करनी होती है। वह देखती है कि उसने खुद को योशिदा मैन के रूप में जोड़ा है और उसे बताती है कि वह उसका एकमात्र दोस्त है। वह उसे बताती है कि यह सिर्फ उसके लिए है और उसे देखकर मुस्कुराती है। वह सोचता है कि वह मुस्कुराहट कैसी थी, क्योंकि वह उसे जबरदस्ती या खुश करने की कोशिश नहीं कर रही थी। यह सच्चा था और उसे लगा कि उसने इसे दिल से किया, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह किशोरों को नहीं समझता। सायु उन रातों के बारे में सपने देखती है जब वह अजनबियों के साथ साजिश रचती थी और उदास होकर याशिदा को देखती हुई जागती है। उस दिन याशिदा काम के लिए निकल जाता है और वह सोचती है कि वह क्यों वह प्लॉट विकसित नहीं करना चाहता। वह मिशिमा के साथ बैठता है और कोई आता है और उससे पूछता है कि उसने एक व्यावसायिक यात्रा क्यों ठुकराई। वह उससे पूछता है कि क्या कोई गर्लफ्रेंड है जो उसे जाने से रोक रही है, और मिशिमा उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। दोनों उससे पूछने लगते हैं कि उसने अपने व्यावसायिक योजनाओं को क्यों ठुकराया, और वह उन्हें बताने की कोशिश करता है कि एक और कारण है। वह उन्हें बताता है कि वह अगले 2 हफ्तों में एक पैकेज के आने की उम्मीद कर रहा था। उसका दोस्त उसे छोड़कर चला जाता है, कहता है कि वह उसे परेशान करना जारी नहीं रखेगा, और मिशिमा उसे मारने का फैसला करता है क्योंकि यह विशिष्ट एनीमे तर्क है। बाद में वह उसे उसके साथ फिल्म देखने जाने के लिए कहती है, और जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जाता, योशिदा निर्णय लेते हैं कि उन्हें मूर्ख इरी को उसे अस्वीकार करने के लिए एक सबक सिखाना है। घर पर सायु सोचती है कि वह यहाँ योशिदा के साथ कितने लंबे समय तक रह पाएगी। उसे एहसास होता है कि जब योशिदा को कोई महिला मिलेगी तो वह भी बाकी सभी लोगों की तरह बाहर निकाल दी जाएगी। वह चिंता करता है, सोचते हुए कि वह जल्द ही एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा, और सोचता है कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहानी विकसित करेगा। उसे एक संदेश मिलता है। उसे खोलने पर वह देखती है कि वह मूवी में होगा। वह फ्रिज को देखती है, सोचते हुए कि क्या वह इरी के साथ होगा या किसी और लड़की के साथ। मूवी के बाद मिशिमा उससे पूछती है कि क्या उसे मूवी पसंद आई, और वह उसे बताता है कि उसे तब अच्छा लगा जब प्रोफेसर ने कुछ कहा कि एक मुठभेड़ को केवल किस्मत माना जा सकता है जब वह हो जाता है। वे कुछ बोरिंग दार्शनिक बातचीत जारी रखते हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, और सायु भाग रही है। योशिदा मिशिमा से पूछता है कि क्या उसने कोई नियत मुलाकात की है, और मिशिमा उस पर हंसती है। वह उसे बताती है कि उसने की है, और वह रुक जाता है, उसे घूरते हुए देखता है। वह उसे बताती है कि वह इसे जाने नहीं देगी। वह उसे अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कहता है, और वह आगे बढ़कर उसे गले लगाती है। सायु इसे देखती है, दुखी होती है और चली जाती है। वह मिशिमा को अपने ऊपर से हटा देता है। मिशिमा उसे उसके साथ जाने के लिए धन्यवाद देती है, और वह उसे आने के लिए धन्यवाद देता है। वह उससे पूछती है कि वह क्या करेगा अगर वह वही व्यक्ति है जिससे वह मिलना तय है, और वह उसे बेवकूफी बंद करने और घर जाने को कहता है। और जब वह घर की ओर चलता है तो वह सोचता है कि क्या यह भाग्य था कि वह वहां सायु को खोजने में सक्षम था। वह अपने घर में प्रवेश करते हुए कहता है कि वह वापस आ गया है, लेकिन सायु कोई जवाब नहीं देती। वह देखता है कि वह घर पर नहीं है और उसका फोन अभी भी यहाँ है। वह दौड़ना शुरू करता है, ये सोचते हुए कि कहीं किसी ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया। योशिदा दौड़कर चला जाता है, और सायु सोचती है कि उसके चेहरे पर ऐसा क्या भाव था जो उसने कभी उसके साथ नहीं किया। वह सोचती है कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह रोने लगती है। वह सोचती है कि वह क्यों रो रही है, और उसे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह समझते हुए कि वह एक ऐसे व्यक्ति से जल रही है जिसे वह जानती भी नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप सच में कहानी के सच्चे प्रशंसक हैं। तो चलिए सभी नकली प्रशंसकों को भ्रमित करते हैं, ये कहकर कि याशिदा के दोस्त की आत्मा को शांति मिले, वह सच में अच्छा था। ये निश्चित रूप से सभी नकली प्रशंसकों को भटका देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेओ के साथ क्या हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली बार तक।